दिनांक 18 जनवरी वर्ष 2021 और 9वीं कक्षा 9th मैथ्स 2 का 5वां चैप्टर चतुर्भुज, जिसमें हम प्रश्न संग्रह 5.2 के सवालों की चर्चा करेंगे। पहला सवाल देखिए, चतुर्भुज ABCD दिया गया है जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बिंदु P ये AB का मध्य बिंदु है और बिंदु Q ये CD का मध्य बिंदु है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज APCQ है यह भी समांतर चतुर्भुज होगा। बड़ा वाला चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज है ही, हमें सिद्ध करना है कि अंदर ये जो छोटा चतुर्भुज बन रहा है यह भी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए देखिए क्या क्या शर्तें हैं कि जिस चतुर्भुज की यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा को समांतर सिद्ध किया जाए तो भी वह चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया जा सकता है, या फिर यदि उसकी सम्मुख भुजाओं को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो भी उसे सर्वांगसम चतुर्भुज कर सिद्ध किया जा सकता है, अथवा विकर्ण समद्विभाजित करते हों, या फिर सम्मुख कोण सर्वांगसम हो, अथवा कोई एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर भी हो और सर्वांगसम भी हो, तब उसे हम उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ ये वाला हम लोग कर सकते हैं, कोई एक जोड़ी सम्मुख भुजा को समांतर और सर्वांगसम सिद्ध करना। चतुर्भुज APCQ में यदि एक जोड़ी सम्मुख भुजा को समांतर और सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो ये चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, यह सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, ये जो बड़ा चतुर्भुज है चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है, तो इसलिए भुजा AB समांतर भुजा DC हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो जब AB और DC समांतर है तो AP और QC भी समांतर होंगे, क्योंकि APB ये एक रेखी है, DQC एक रेखी है, एक ही रेखा है ये। तो AB समांतर DC है, इसलिए AP समांतर QC। इसी प्रकार देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, इसलिए भुजा AB सर्वांगसम होगा भुजा DC के। तो AB का हाफ भी सर्वांगसम होगा DC के हाफ के। तो AB का हाफ यानी AP और DC का हाफ यानी QC। तो जब AB और DC सर्वांगसम है तो AB का जो आधा AP है और DC का आधा QC है, ये भी सर्वांगसम होंगे। तो इसलिए ये चतुर्भुज APCQ में ये जो एक जोड़ी सम्मुख भुजा AP और CQ है ये समांतर भी है और सर्वांगसम भी है, इसलिए चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसी चीज़ को जो दी गई जानकारी है उसे दत्त की हेडिंग में लिखा। सिद्ध करना है APCQ समांतर चतुर्भुज है तो साध्य में लिख दिया। उपपत्ति, सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में देखिए ये भुजा AB और DC ये समांतर हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती हैं। तो जब AB और DC समांतर है तो AP और QC भी समांतर होंगे, क्योंकि APB एक रेखी है, DQC भी एक रेखी है। नंबर 1। अब देखिए यही जो सम्मुख भुजा की जो जोड़ी समांतर है वही सर्वांगसम भी होगी। AB सर्वांगसम DC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो अब देखिए जब AB का आधा AP है तो इसलिए AB यानी कि क्या 2AP लिख सकते हैं। AB को हम लोग 2AP लिख सकते हैं क्योंकि P मध्य बिंदु है। ऐसे DC जो है वो QC का डबल होगा, तो DC को 2QC लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु P और Q यह क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्य बिंदु है। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो AP सर्वांगसम QC। तो यहाँ देखिए ये AP और QC समांतर भी है, AP और QC सर्वांगसम भी है। तो ये कथन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज APCQ की एक जोड़ी सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर है। परंतु नियम कहता है कि जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजा सर्वांगसम और समांतर है। अब इसी का दूसरा सवाल है कि हमें सिद्ध करना है कि आयत जो है वह समांतर चतुर्भुज भी होता है।
तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बताया समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से एक भी चीज़ यदि आप सिद्ध कर दिए तो उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो आयत में देखिए समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म लागू होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर ही होती हैं, इसलिए वह भी समांतर चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं वह भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो आयत में भी देखिए सभी कोण सर्वांगसम है, तो सम्मुख कोण भी सर्वांगसम है, तो इस दृष्टि से भी आयत समांतर चतुर्भुज होता है। फिर जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो वह भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ AD आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए भी आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। इसी प्रकार विकर्ण को भी लेकर के कह सकते हैं। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेकर आयत को समांतर चतुर्भुज किया जा सकता है सिद्ध। मैंने यहाँ सम्मुख भुजा ले लिया है, मैंने यहाँ मान लिया है कि माना चतुर्भुज ABCD एक आयत है। अब आयत है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगी, तो AD सर्वांगसम BC और AB सर्वांगसम DC, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। परंतु नियम के अनुसार जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज भी होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा सवाल रिड्यूस कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आते हैं चौथे सवाल पर। यहाँ पर चतुर्भुज ADCB दिया है। सवाल में दिया गया है कि सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बनने वाला जो चतुर्भुज है वह आयत होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यानी कि ये चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। फिर इसमें जो किरण AS है, किरण DP है, किरण BR है और किरण CP है, यह समांतर चतुर्भुज के कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD के सभी कोणों के समद्विभाजक से यहाँ पर बीच में चतुर्भुज PQRS बन रहा है और हमें सिद्ध करना है कि आयत है। तो इस चतुर्भुज में यदि हम सभी कोण को 90 अंश सिद्ध कर दें तो ये आयत हो जाएगा सिद्ध। 90 कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए ये बड़ा वाला जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कि ये कोण DAB यानी कि बड़ा वाला कोण A और ये बड़ा वाला कोण D यानी कि ADC, इनका योगफल 180 हो जाएगा। कोण A प्लस कोण D 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण यानी कि बाजू बाजू वाले जो कोण हैं उनका योगफल 180 होता है। अब जब इन दोनों का योगफल 180 है तो यदि हम हाफ कर दें, 2 से भाग दे दें सब में, तो कोण A का आधा करेंगे तो कोण SAD हो जाएगा, कोण D का आधा करेंगे तो कोण SDA हो जाएगा और 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि कोण SAD प्लस कोण ADS ये 90 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये छोटा वाला कोण A और छोटा वाला कोण D ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो फिर तीसरा जो कोण है ASD ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 अंश होना चाहिए। तो जब कोण ASD 90 है तो कोण PSR भी 90 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए अंदर वाले चतुर्भुज में एक कोण 90 हो गया है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी कोण PQR को भी 90 सिद्ध कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए ये त्रिभुज, इसमें अगर ये दो संलग्न कोण हम लें, कोण D प्लस कोण C 180, इसका मतलब कोण D का आधा प्लस कोण C का आधा 90, यानी कि कोण PDC और कोण PCD का योगफल 90 हो गया। तो त्रिभुज PDS में जब दो कोण का योगफल 90 आ रहा है तो तीसरा कोण यानी कि कोण P यह भी 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार कोण R भी 90 अंश हो जाएगा। तो चतुर्भुज PQRS में सभी कोण 90 अंश हो रहे हैं, तो इसलिए चतुर्भुज PQRS को आयत कहा जा सकता है, क्योंकि जिस चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश होते हैं वह आयत होता है। इसी को यहाँ पर सिद्ध किया। जो जानकारी दी है वो दत्त के हेडिंग में लिख देना है, जो सिद्ध करना है वो साध्य की हेडिंग में। चतुर्भुज ABCD ये बड़ा वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ये कोण A और D ये दो कोण
बाजू बाजू वाले हैं यानी संलग्न कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। अब 2 से सब में भाग दे दिया तो कोण BAD का भागे 2, कोण ADC की भागे 2, 180 भागे 2। अब BAD का आधा यानी कि कोण SAD हो जाएगा, और ADC का आधा यानी कि कोण ADS, 180 का आधा 90। अब त्रिभुज ADS हमें लेना है, त्रिभुज ADS। त्रिभुज ADS के तीनों कोण मैंने लिख दिया, ये कोण A, ये प्लस कोण D और ये प्लस कोण S। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो तीनों का योगफल 180। लेकिन आप देखिए इसमें जो ये SAD प्लस ADS है वो 90 आ रहा है कथन 1 में, तो इसलिए कथन 1 से इन दोनों का योगफल 90 लिख दिया मैंने। तो ये 90, इन दोनों का योगफल 90 प्लस मेजर एंगल ASD बराबर 180। 90 को राइट साइड में लेंगे तो ASD 90 डिग्री हो जाएगा, कोण ASD 90 डिग्री। अब कोण ASD 90 है तो कोण PSR भी 90 हो जाएगा, तो मेजर एंगल PSR बराबर मेजर एंगल ASD, ये दोनों जो हैं 90 अंश के हो जाएंगे क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। तो यानी कि यहाँ मेजर एंगल PSR, ये जो मेजर एंगल PSR है ये यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध हो रहा है। तो ये एक कोण 90 अंश का सिद्ध हो गया। अब ऐसे ही जैसे हमने कोण A और D के सहारे कोण S को 90 प्रूफ किया, ऐसे ही कोण D और C के सहारे कोण P को 90 प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मेजर एंगल ADC प्लस मेजर एंगल BCD बराबर 180 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। अब यहाँ सब में 2 से भाग दे देंगे तो ADC भागे 2 प्लस BCD भागे 2 प्लस बराबर 180/2। अब ADC का आधा क्या आ जाएगा, ADC का हाफ करेंगे तो PDC हो जाएगा, तो इसलिए ADC का हाफ किया, एंगल PDC हो गया। BCD का हाफ करेंगे तो BCD का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PCD, ये हो गया मेजर एंगल PCD बराबर 90। अब ये दोनों कोण देखिए कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं त्रिभुज DPC में आ रहे हैं, तो इसलिए नीचे हम त्रिभुज DPC में इसके तीनों कोण लिख दिए। ये कोण D प्लस कोण C प्लस कोण P 180 अंश, लेकिन यहाँ कोण D और C मिला के 90 है, तो D और C का के जगह पे 90 आ गया। DPC वैसे ही रह जाएगा, 90 राइट साइड में लेंगे 90 हो जाएगा, तो एंगल DPC 90 आ गया। तो देखिए जब एंगल DPC 90 है यानी कि कोण SPQ भी 90 होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही कोण है, दोनों कोण P ही बन रहा है, तो इसलिए कोण DPC 90 है यानी कि मेजर एंगल SPQ 90 है। तो 2 कोण यहाँ पर 90 हमने सिद्ध कर दिया, कोण S 90 और कोण P 90। इसी तरह से हम लोग कोण R और कोण Q को भी 90 सिद्ध कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसी प्रकार, मेजर एंगल PQR बराबर भी 90 और मेजर एंगल SRQ बराबर भी 90। तो ये कथन 2, 4, 5 और 6 से क्या सिद्ध हो रहा है कि चतुर्भुज PQRS के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश है, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि आयत की परिभाषा है कि जिस चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश होते हैं वह चतुर्भुज आयत ही होता है। तो इसी के साथ यहाँ पर प्रश्न संग्रह 5.2 समाप्त होता है। इसको आप अपने मन से अपने नोटबुक में हल करिए। कहीं भर पर भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।